अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट किया हमने। सुने जी, सुने प्लीज़ यार, नहीं काम ख़त्म हो रहा ना हमसे, है ना भाई। ये ज़रा जल्दी से देख लें, पॉइंट भाई ने जाते हुए फिर मुझे छेड़ दिया है। ऐसे ही एक पॉइंट है, फिर बंदा दिल में लिए फिर रहा हो। अच्छा इधर देखो भाई, प्लीज़ बेटा चुप करें ज़रा, चुप कर जाए, चुप कर जाए। हमने मिसाल के तौर पे, ओह कभी लेक्चर 30 भी होता था हमारा, छोटे छोटे थे हम। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमने एक लोन लिया 100 का, ठीक है जी, और इससे हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। मसलन ये जनरल लोन है और इस लोन को सारे कोई यूज़ कर लिया, या स्पेसिफिक लोन है जो भी है, बहरहाल ये 100 रुपीज़ हमने यूज़ किया है समझो लोन में से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस इसके ऊपर निकला मसलन 100 इंटू इसका रेट है 16%। अच्छा, अब ये हमने मसलन 1 अक्टूबर 2024 को ये पेमेंट की यहाँ से, और हमारा ईयर एंड है 30 जून 2025। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बन गए? कितना बनता है आंसर बता देंगे जी? 12 रुपये, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि जी अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो जाए और उसको यूज़ करके आपने इस लोन को रीपे कर लिया, चाहे वो स्पेसिफिक लोन को किया चाहे जनरल लोन को किया, ठीक है, तो उस अमाउंट से क्या कर लो, आप अपनी बोरिंग कॉस्ट को कम कर लो। इसका तरीका एक ये भी है कि जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो उस दिन तक, मसलन हमें एक ग्रांट रिसीव हो गई और वो ग्रांट रिसीव हुई है जी 20 रुपये की, ये रिलेट करती है इसी एसेट से, ठीक है जी। और ये ग्रांट 20 रुपये की जो रिसीव हुई है, ये मसलन हुई है 1 फरवरी 2025 को। अब एक तरीका ये है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने का इंटरेस्ट 100 पे बुक कर लो, और मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का किस पे कर लो? 80 पे। ये एक तरीका ये है, सही है। दूसरा तरीका जो मैंने कराया था, क्या ऐसा करो, इस 20 के ऊपर अब 16% इंटरेस्ट सेविंग बुक कर लो, और वो बुक करो फरवरी से ऑनवर्ड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और जून। कितने महीने बने? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने? 5 महीने बन रहे हैं, बोलो। तो इसको क्या कर दो, कितना बनता है बताओ? हाँ, 1.3। तो नेट में एक्सपेंस कितना बना? अच्छा, इसी को मैं यूं कह रहा था कि आप यूं भी इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर सकते हैं कि आपने कहा जी 100 इंटू 16% इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, सॉरी 4 महीने कितना बनता है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी कैलकुलेटर मारो ना, कुछ समझा रहा हूँ। 5.33। और उसके बाद 80 रह गया, इस 80 पे 16% का इंटरेस्ट निकालो, और कितने महीने का निकालो? 5/12, बताओ। 5.3। इधर भी 3 था, इधर भी 3 था, ऐसे ही है। अब टोटल कितना बना? 10.67, 10.7 कह सकता हूँ। ये दो तरीके बताए थे ना आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों तरीकों के अंदर देखा जाए तो क्या किया हमने? एक्सपेंडिचर को डिक्रीज किया है ग्रांट के रिसीव होने से, कहीं पर प्रिंसिपल अमाउंट को कम करके और कहीं पे इसको एज अ इंटरेस्ट सेविंग बुक करके। तो ये हमने किया हुआ है काम। अब सिर्फ ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि एक्सपेंडिचर को हमने रिड्यूस करना है। एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर भाई? IAS 23 किस एक्सपेंडिचर की बात करता है? वो एक्सपेंडिचर जो लोन लेकर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आप लोन लिया क्वालिफाइंग एसेट के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इसको रिड्यूस करना है, उसकी बात कर रहे हैं। इसको रिड्यूस कर सकते हैं किस वजह से? अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो जाए फॉर इंस्टेंस, जैसे हमने किया हुआ है, या इसी तरह से ये मैं यहां पर 1 मिनट के लिए ग्रांट को हटाने लगा हूं और मैं दूसरी बात क्या करने लगा हूं, मसलन ये हम एसेट बना रहे हैं किसी और के लिए, मसलन गवर्नमेंट के लिए पुल बना रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए क्या बना रहे हैं? गवर्नमेंट ने हमें कहा जी पुल बनाना शुरू कर दो। हमने 100 मिलियन का लोन लिया और उससे काम शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने कुछ महीने बाद हमें प्रोग्रेस पेमेंट की। कितना काम हो गया जी? हमने कहा जी कुछ इतना काम। ने कहा अच्छा जी फिलहाल ऐसा करो 20 मिलियन ले लो और काम जारी रखो,
आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट पेमेंट करती है, तो इसको क्या कहते हैं जी, प्रोग्रेस पेमेंट। क्या कहते हैं इसको? तो ये प्रोग्रेस पेमेंट हुई तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम वही हो जाएगा। क्या इस प्रोग्रेस पेमेंट के आने से अब हम यूं समझेंगे कि हमने जो लोन लिया था 100 का, अब वो लोन 100 का नहीं है, क्योंकि अब हमने वो कॉस्ट पे नहीं करनी, हमें 20 तो आ गए, तो हमें फिर कॉस्ट किस पे करनी है, 80 पे। या यूं कर लें या उससे ऑनवर्ड उसकी क्या कर लें, सेविंग कर लें, बात एक ही है। तो प्रोग्रेस पेमेंट का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब हम किसी के लिए एसेट बना रहे हो तो वो उसकी पेमेंट कर दे, और हमने वो एसेट बनाना शुरू किया था लोन लेकर, तो प्रोग्रेस पेमेंट से क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर रिड्यूस। या अगर हम अपने लिए बना रहे थे और हमें गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, तो ये तो हमारे ही लिए आई है, तो इसमें भी क्या होगा ये भी क्या कर देगी, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस। ठीक है, अब ये बात सामने रखते हुए इसको पढ़िए। पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त कहा था चलो यार चलने दो बात, जरा एक ही बार करते हैं, तो ये फिर भाई बार बार कह रहे, तो मैंने कहा जांच रही है, कल आके फिर यही कह देना। ठीक है, The expenditure on a qualifying asset includes only those expenditure that have resulted in payments of cash or transfer of other assets। कहता है कि एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट का मतलब वो कह रहा है कि इसमें सिर्फ वो चीजें शामिल करना जो कि दोज एक्सपेंसेस दैट हैव रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ कैश या ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मतलब आपने कुछ लगाया है एसेट पे, जो लगाया है उसी अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट निकालते थे ना, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स ही लेते थे ना, या उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट्स होती थी, ऐसे ही है। लेकिन वो कहता है कि एक्सपेंडिचर आर रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड ग्रांट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द एसेट। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड बाय का मतलब मैंने आपको समझाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट सेविंग मिलती है आपको, सही है ना, इंटरेस्ट सेविंग। एक्सपेंडिचर यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस रिड्यूस होगा, यानी उसकी इंटरेस्ट सेविंग मिलेगी। किस वजह से? कोई प्रोग्रेस पेमेंट आ जाए या कोई ग्रांट रिसीव हो जाए इन कनेक्शन ऑफ एसेट। अब प्रोग्रेस पेमेंट कब आएगी? जब किसी के लिए एसेट बना रहे होंगे। ये तो नहीं होता ना कि हम खुद एसेट बना रहे हैं और खुद को प्रोग्रेस पेमेंट कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर आप कोई मसलन सेलर हैं, आप मकान बना के, बिल्डिंग्स बना के, पुल बनाकर बेचते हैं, गवर्नमेंट के लिए नॉर्मली ये काम होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई साल पे चलते हैं, तो उनको आपने कोई लोन लेकर शुरू किया, तो लोन का इंटरेस्ट आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर रहे थे, फिर बाद में आपने उससे प्रॉफिट ऐड करके चीज बेचनी होगी ना, कॉस्ट तो निकालते हैं ना। तो कॉस्ट इन्वेंट्री कहा था ना, इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। तो क्वालिफाइंग एसेट कब होती है? इन्वेंट्री जब बनने में 2-3 साल लग जाए, तो आपने चीज बनाकर बेचनी है, तो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो आप किसी के लिए कोई एसेट बना रहे थे, तो उससे आपको नॉर्मली गवर्नमेंट के लिए उससे आपको कोई पेमेंट आ गई, तो जो आपने लोन लेकर कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, अगर गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दे दिए, तो फिर इतनी अमाउंट से समझ लो अब आपके लोन के ऊपर कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, वो आप कम कर लें, चाहे वो आप वापस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है नहीं आपने उसको कम कर लेना। ठीक है ना, प्रोग्रेस पेमेंट इस तरह से आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट की ट्रीटमेंट हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, बहरहाल इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा जी, 41 पे आ जाए। पता नहीं अब क्या करता है आई क्या, पिछली बार तो इसको खास लिफ्ट नहीं कराई इसने IAS 41 को, फिर भी शायद MCQs में डाल दे, लेकिन IAS 41 है इंपॉर्टेंट। जी भाई, IAS 16 का भी भाई को एक सवाल है जी, बोलो क्वेश्चन। जी भैया 3, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, टेस्ट वाला सवाल है बेसिकली। हाँ, इसके लिए तो भाई क्लास मैंने वो लेक्चर अपलोड किया था, वैसे ये वाला मुश्किल सा लेक्चर, ये क्लास में किया हुआ सवाल है। रीवैल्यूएशन का क्या हुआ? 23 कैसे आया? डिस्पोजल के रीवैल्यूएशन की बात कर रहे हो गालिबन आप। बिल्डिंग जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 66 थी, वो रीवैल्यू हुई थी लास्ट टाइम 87 पर, ठीक है जी, और वो फिर बाद में बिकी है। अब जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 66 थी, जिसको हमने कब खरीदा, बिल्डिंग्स सारी को कब खरीदा? 1 जनवरी 2015 पे, और इन सब की लाइफ कितनी है? तो आप इस 66 को डिवाइडेड बाय 30 करें, और 1 साल की डेप्शन आ गई। अब 1 जनवरी 15 से 31 हमारा ईयर एंड 30 जून है, ओके, तो 1 जनवरी 15 से 30 जून 15 तक 6 महीने, फिर 30 जून 16 तक 1.5 साल, और 30 जून 17 तक, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 5.5 आ गया। बुक वैल्यू कितनी है? 60.5 बुक वैल्यू आ गई। अब इसको कंपेयर किया आपने जी, इसकी रीवैल्यू अमाउंट कितनी थी जी? वो कहते इसकी रीवैल्यू अमाउंट कितनी थी जी? 87। तो कितना इस पे सरप्लस आ गया जी?
5, तो ये सरप्लस नहीं था, कोई डिफरेंट था? हाँ भाई, कोई डिफरेंट था? बोलो बोलो तो बोल दे नहीं तो मैं लेक्चर निकाल के ना अपलोड कर दूंगा अगर बहुत ही तकलीफ हुई तो। सोल्यूशन में भाई को मसला है ना, डायरेक्ट सोल्यूशन देखो ना उन्होंने, वो लेक्चर भी नहीं लिया, मुझे लगी समझ, क्योंकि ये तो सवाल क्लास में किया हुआ है हमने। भाई कौन सा सरप्लस अब बताओ, कहां पे? वर्किंग नंबर 3 में ये 87 क्या है? ये तो फिर बाद में डेप्रिसिएशन हो रही है ना। सरप्लस 23.2 यही है, इसकी समझ नहीं आ रही थी, आप तो 30 कुछ बोल रहे हैं, तो 23 तो ये निकल आया फिर, ये तो 26 आ रहा है, चेक कर लेते हैं जी। हाँ नहीं, इसके अंदर नहीं, बहरहाल इसके अंदर तो ये तो लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा, पूरा सवाल करना पड़ेगा फिर भाई। ये किस दिन रीवैल्यूड अमाउंट? अच्छा, 1 साल नीचे तो नहीं आ चुका? ये कब रीवैल्यू हुआ था आखिरी दफा? ये 30 जून 17 पे हुआ था, इसको 6 महीने और नीचे लाना पड़ा। ये 30 जून 17 पे अगर हुआ है तो उसकी तो रीवैल्यूड अमाउंट यही बनती थी, देखना पड़ेगा भाई, जरा चेक करना। उसको वसीम को बुलाओ जरा जल्दी से, इस लेक्चर को निकाले। मेरे ख्याल में टेस्ट नंबर 3 था, ये सवाल है यहाँ पर, हाँ 66 है, यही है ना सवाल, लास्ट ईयर 87। हाँ, इसको जिस लेक्चर में लेक्चर 29 के अंदर किया, उसको को जरा लेक्चर जल्दी से बुलाओ, उसको लेक्चर 29 को अपलोड कर दे, पूरा सवाल करना पड़ेगा चांद फिर, ये तो ठीक है ना जी। वर्किंग आप लोगों के पास होगी ना, मैंने तो बोर्ड पे की होगी ना भाई, अब बोर्ड मेरे पास है नहीं, तो उसको कहो कि उसको बुलाओ, अभी तस्वीर मंगवा लेते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तस्वीर मंगवाएंगे, बोर्ड की जो तस्वीर थी जिसके ऊपर ये डिस्कशन हुई थी वो सामने आएगी, तो सारी वर्किंग आ जाएगी, इस पर टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है ना भाई। ये 29 लिख लो, लेक्चर 29 लिखो, फिर वो आता है तो उसको बताते हैं। और जी वैसे जिन्होंने सवाल नोट किया उनको मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लास के अंदर नोट किया था, आप गालिबन छुट्टी पे थे, तो फिर इसमें 29 क्यों नहीं आपको, 3 जो भी है समझ नहीं आ रहा, 23 ठीक है जी। अभी तस्वीर मंगवा लेते हैं। अच्छा जी, 20, 16, 40, 23, 36, 20 हो गया, 41 पे आ जाए, ऐसे टाइम ज़ाया नहीं करते उसके आने तक। हाँ, उस तस्वीर मंगवाएंगे, वहाँ से देख लेंगे, इसमें ना फिर टाइम बड़ा लगना था, पूरा सवाल फिर सॉल्व होने वाली तरफ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें किया हुआ काम। अच्छा जी, IS 41 एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड था, जिसके अंदर हमने देखा था कि लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स की अकाउंटिंग हम करते हैं। हमने सबसे पहले दिन एक सफ़ा ये वाला, इससे कहानी शुरू की थी, नो डाउट सबसे पहले मेहनती वाला सवाल किया था, एक छोटा सवाल था जिससे आप वापस ला सकते हैं अपनी बातों को। भेड़ें खरीदने गए थे और भेड़ों को रिकॉर्ड करना पहली बार देखा हमने कि एसेट को खरीदते ही किस पे रिकॉर्ड किया था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो एसेट रिकॉर्ड, बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड होता है इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन कब करते हैं? जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो, कॉस्ट या फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो और उन पे हमारा कंट्रोल हो, रिकग्निशन क्राइटेरिया। मेजरमेंट इनिशियल किस पे होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी किस पे होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर हमें ये पहला सवाल ये किया था असल में, जहाँ से कहानी हमारी चली थी, ठीक है, कि हमने एसेट को रिकॉर्ड करना है, बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, लेकिन इस दिन जेब से तो कैश आउटफ्लो हुआ है, तो कैश आउटफ्लो एक्चुअल कैश लेते थे हम, जितना कैश पे किया, और बैलेंसिंग P&L के अंदर पहले दिन ही ये लॉस रिकॉर्ड करवाता। फिर न्यूबॉर्न मेमा आया था, चिले किसी ने बताया था हमें, पठानों ने, ठीक है, चिले आया था, तो हमने उसको भी रिकॉर्ड किस पे किया था? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और ये सारे का सारा गेन आ गया था। फिर हमने इसकी वूल उतारी थी, वो भेड़ की वूल उतारी थी, और वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आई थी, उसको भी रिकॉर्ड किस पे किया था? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और गेन उसी वक्त बुक हो गया था। फिर फौरन ही इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खत्म करके इन्वेंट्री बना ली थी, फिर उसको बेचा भी जा सकता है, ठीक है। तो हमने ईयर एंड पे फिर इन बायोलॉजिकल एसेट को उठा के फिर किस पे रखा था? फेयर वैल्यू पर, और गेन लॉस कहाँ चला गया था? P&L के अंदर, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स इनिशियल मेजरमेंट किस पे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी किस पे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे।
और गेन लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर, ठीक है। ये बात करने के बाद फिर हमने अगले दिन कुछ ये बात की थी, ठीक है, कि बायोलॉजिकल एसिड क्या है, लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग प्लांट्स हैं, मसलन शीप, डेयरी कैटल, बीफ कैटल, प्लांट फॉर हार्वेस्ट जिसको काट लेते हैं पौधे, ठीक है, या प्लांट फ्रॉम विच प्रोडक्शन इज हार्वेस्टेड जिन पे फल लगता है, या दरख्त फॉर लकड़ी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, जो कि हार्वेस्ट की जाती है बायोलॉजिकल एसिड से, जैसे कि शीप से वूल, डेयरी मिल्क से मिल्क, बीफ कैटल से मीट, प्लांट फॉर हार्वेस्ट से जब कटाई कर लें तो वीट, मेज, राइस, प्लांट्स फ्रॉम विच हार्वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड, ये फ्रूट ट्रीज होते थे नॉर्मली जिनसे आप फ्रूट्स लेते थे, और ट्रीज फॉर लंबर से आप लंबर यानी कि लकड़ी ले रहे होते हैं, ठीक है। बैठो भाई इधर। हार्वेस्ट का कहा था हमने के मतलब क्या है, डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड, या फिर इनकी लाइफ का खत्म हो जाना भी हार्वेस्ट ही है। लाइफ का खत्म कब होना होगा, देखें एक दरख्त है उस पर फल लगता है तो उससे फल उतारना हार्वेस्टिंग है, और एक दरख्त खुद लकड़ी है तो उसका कटाई हो जाना, उसकी लाइफ का एंड हो जाना, ये क्या है, उसकी हार्वेस्टिंग है, ठीक है ना। एक पौधा है गंदम का, उसकी अपनी लाइफ का एंड हो जाना, उसकी हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग में दोनों मतलब आते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। गद्दा बड़ा हुआ था, ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। मुर्गी ने अंडे दिए, चूजे निकले थे, ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। गाय रखी थी, उसने दूध दिया था, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं जी, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ग्रोथ को। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं जी, कि ग्रोथ हुई है, किस लिए हमने इसको रखा था कि इसको बड़ा करके बेचेंगे, तो ग्रोथ हुई फॉर द पर्पज ऑफ सेल। फिर ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिप्रोडक्शन हुई फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड थे, और यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था। अब हमने कहा था कि ये जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे ये शक्ल है, ये शक्ल है, ये शक्ल है, चाहे आपने उस बायोलॉजिकल एसिड को रखा है ताकि आप उसको ग्रो करके बड़ा करके बेचें, चाहे आपने उसको रखा है कि आप उससे एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स लें चूजे, चाहे आपने उसको रखा है मैनेज कर रहे हैं, जरूरी क्या चीज़ है, मैनेज करना, उससे आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लें, तो ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करना इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी, ग्रोथ, प्रोडक्शन, डीजनरेशन, प्रोक्रिएशन दैट कॉजेज चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। और फिर अगर इस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की आप मैनेजमेंट करेंगे तो ये क्या है, ये आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं, ताकि आप इसको सेल कर सकें, या इससे एडिशनल एसिड्स ले सकें, या इससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले सकें। और अगर आप ये मैनेज नहीं कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। जैसे हमने कहा था कि फिश फार्मिंग इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, लेकिन ओशन फार्मिंग इज नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड, तुम्हें याद आ रही है ये बातें, थोड़ी बहुत, पता नहीं यार तुम किस दुनिया में रहते हो। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसिड्स अगर हमने मैनेज किए, मसलन हमने ये 3 मकासद के अलावा किसी भी मकसद के लिए कोई जानवर रखा हुआ है या कोई दरख्त लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे पालतू भाई कह रहे हैं, जैसे आपने डीओजी रख लिया रखवाली के लिए, ठीक है, तो वो आपका ना तो फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ करके सेल करना है, ना एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स है, ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए है, तो वो फिर आपका पीपीई, ठीक है। जैसे आपने गाय रखी हुई है, आपने जू बनाया हुआ है, उसमें आपने गाय रखी हुई है, तो वो गाय आपकी दूध देने के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ नुमाइश के लिए है, तो वो आपका पीपीई, ठीक है। कुछ याद आ रही हैं बातें। फिर इसमें से एक चीज और भी निकली थी, और वो थी प्लांट फॉर हार्वेस्ट से रिलेटेड, कि अगर आपका कोई प्लांट है फॉर हार्वेस्ट तो उसमें 3 शर्तें अगर पूरी हो जाएं, नंबर 1 उस पर प्रोड्यूस लगती हो, एक से ज़्यादा दफ़ा लगे, और उसकी अपनी लकड़ी स्क्रैप के तौर पे बस बिक सके, तो उसको हमने कहा था कि ये बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग प्लांट तो है लेकिन ये IS 41 से निकलकर IS 16 में पीपीई बन जाएगा। इसका नाम हमने रखा था बियरर प्लांट। क्या रखा था जी, बियरर प्लांट। अच्छा जी, तो ये एक बात थी, हमने ये देखी थी, कहाँ गई ये, ठीक है। तो फिर हमने साथ ये भी बात की थी कि अगर तो ये दरख्त की अपनी लकड़ी किसी काम की नहीं है तो बियरर प्लांट, और अगर ये लकड़ी किसी काम की है तो फिर ये बायोलॉजिकल एसिड बनेगा। तो ये हमने फिर कुछ सवाल किए थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगती है, इस पर 1 साल से ज़्यादा दफ़ा लगती है। वुड एज स्क्रैप सेल होती है, अगर तीनों यस तो ये बियरर प्लांट है। IS 16 लगेगा, कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है, बैलेंस शीट पीपी में नजर आएगा, और लेकिन जो इसके ऊपर दरख्त के ऊपर जब तक लगा हुआ है फ्रूट तो वो बायोलॉजिकल एसिड है।
और जब सोटी मारते हैं तो इधर आते हुए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और इस टोकरी में आकर ये भी क्या बन जाएगा, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अलग से ट्रीटमेंट था, दरख्त का अलग से था। और अगर इनमें से ये जवाब नो हो गया कि इसकी लकड़ी कीमती है, तो फिर ये अखरोट का दरख्त बना था, हमने कहा था ये बियर प्लांट फिर नहीं है, ये IS 41 में जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ईयर एंड पे लग सकती है। ठेकेदार को बुलाएं लकड़ी वाले को, उसे कहें यार इस जंगल की कीमत लगा, तो लगा देगा, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखें और गेन लॉस PNL में बुक करें। ये बात समझ आई है? लकड़ी का जो जंगल होगा तो उसकी लकड़ी की कीमत होगी ना, तो ये जो लकड़ी खरीदने वाले लोग होते हैं इनको बुलाएं और अपनी कीमत लगवा लें, ईजी है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अपनी ही दरख्तों की ट्रीटमेंट किस क्या होगा जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखेंगे और बैलेंस शीट में बायोलॉजिकल एसेट्स में रहेगा, नॉन करंट एसेट्स में, और फ्रूट ऑन ट्रीज तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट ही है, जैसे बियर प्लांट पे लगा हो या बायोलॉजिकल एसिड पे लगा हो। लगा हुआ फ्रूट इज बायोलॉजिकल एसिड, टूटते वक्त इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो लगा हुआ है, ईयर एंड आ गया है, फेयर वैल्यू लगवाओ, उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखो बैलेंस शीट में, लगा हुआ भी। अगर आपने उसको छोटी मारी है तो वो नीचे गिरते गिरते एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उस वक्त फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल लगा लो और इन्वेंट्री के लिए वो कॉस्ट बन जाएगी और आगे फिर इन्वेंट्री चलता है, ठीक है, सही है। और इसमें कोई काबिल जिक्र बात तो नहीं थी। हाँ, ये जो ट्रीटमेंट था बायोलॉजिकल ये बियर प्लांट का, ये जस्ट लाइक IS 16 का PPE था। मैंने आपको कहा था कि जब इसको हम लगाते हैं तो इस पर जो कॉस्ट आती रहती हैं जब तक कि ये फल ना देने लग जाए, वो CWIP में डालते रहते हैं, और जब ये मेच्योर हो जाए, फल देने लग जाए, तो इसको PPE में डाल के इसको बायोलॉजिकल इससे CWIP से निकाल देते हैं, और फिर इसको इसकी यूजफुल लाइफ जितना अर्सा इसने फल देना है उस पर इसको क्या करते रहते हैं, डेप्रिशिएट, ठीक है। एक छोटी सी हमने एग्जाम्पल बनाई थी, तो कोई मसला इसमें। उसके बाद इसकी हमने खूब प्रैक्टिस की थी जी, खूब। ये लामा, अच्छा ये यहां से आया था क्या, रिकग्निशन कब करते हैं, जब कंट्रोल करें एंटिटीज को, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो और कॉस्ट या फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो, ठीक है। अब वो कहता है कि बायोलॉजिकल एसिड को इनिशियल किस पे मेजर करना है, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। इट शैल मेजर्ड ऑन इनिशियल एंड ईयर एंड, दोनों वक्तों पर, किस पे, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एक्सेप्ट लामा जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो उसको किस पे रख लें, कॉस्ट पे, ठीक है। अच्छा, थाउजेंड ऑफ एनिमल तो ग्रुपिंग कर सकते हो। फिर गेन लॉस इनिशियल रिकग्निशन पे कहाँ जाएगा, PNL में, और ईयर एंड वाला भी कहाँ जाएगा, PNL में, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बारे में एक एडिशनल बात ये बताई थी कि अगर फ्यूचर में चल के इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल हो जाती है तो इसको फेयर वैल्यू पे ले आना, इसको IS 40 वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह से हमेशा कॉस्ट पे रखने की इजाजत नहीं है, ठीक है। फिर कॉस्ट टू सेल में क्या होता है, ये हमने एंड वाले टेबल से पढ़ा था, ज़्यादा अच्छा याद होता, फिर इसको ऐड भी किया था कि इसके अंदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेनी है आपने, ठीक है। मतलब क्या लेना है, कमीशन टू ब्रोकर डीलर्स लेना है, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस और ड्यूटीज लेनी है, लेवीज टू रेगुलेटर लेनी है, और नहीं क्या लेना, एडवर्टीजमेंट नहीं लेनी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेनी, फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेनी, इनकम टैक्सेस नहीं लेने। याद आया कुछ? ओके। उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस, हमने कहा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसको इफेक्ट नहीं करती, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू लगानी होती है आपने। और कॉस्ट एज फेयर वैल्यू कब यूज करते हैं, जब कोई बहुत थोड़ी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो, ठीक है, इमटेरियल हो, 2 केसेस बनाए थे हमने, ठीक है, और इनएबिलिटी टू मेजर हो फेयर वैल्यू, तो लामे वाली बात मैं पहले से बता चुका हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड बात इतनी सी की थी हमने कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट है किसी ऐसे एसेट से रिलेटेड जो IS 41 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हो रहा है, अब वो जोन सा भी है, अगर वो इधर वाला बन गया IS 41 वाला, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वाला बन गया, तो उसका ट्रीटमेंट IS 41 ने बताया, गवर्नमेंट ग्रांट अगर उससे रिलेटेड आए तो क्या करना है। अगर उसको अनकंडीशनल है तो रिकॉर्ड कर लो इनकम में, अगर कंडीशनल है तो उसको कंडीशन के साथ मैच करो। बिल्कुल ऐसे ही है ये वाला काम जैसे अभी हम सुबह कर रहे थे रिवीजन, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड, यानी उसको कंडीशन से मैच करना है, ठीक है, कंडीशन से मैच करना है। कंडीशन अगर सारी एक ही बार मीट हो रही है तो लायबिलिटी में रख के एक ही बार इनकम, और अगर कंडीशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मीट हो रही है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डाल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ये सवाल 6A ही है जो वहाँ पे 6A था, ये सेम सवाल है, यानी इतना सा ट्रीटमेंट इसका IS 41 ने बताया अलग से, ठीक है। और अगर कोई आपको ग्रांट रिसीव हुई है और वो ग्रांट रिलेट करती है ऐसे बायोलॉजिकल एसेट से जिसको आपने कॉस्ट पे रखा हुआ है, लामा,
या बियरर प्लांट से रिलेटेड है तो ये फिर जैसे IS-20 नहीं सवेर से पढ़ रहे थे वो उसी तरह से ट्रीट होगा। यानी कि अगर वो एसिड रिलेटेड ग्रांट है तो आपको पता ही है उसको अलग रख सकते हैं, एसिड कैरिंग अमाउंट से नेट कर सकते हैं और वही सारी बातें जो पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर IS-41 के फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाले बायोलॉजिकल एसिड रिलेटेड ग्रांट आई है तो उसका ट्रीटमेंट IS-20 ने नहीं बताया था, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे IS-41 ने बताया। इत्तेफाक की बात यह है कि ट्रीटमेंट उसका वैसा ही है जैसा आपका नॉन डेप्रीशिएबल एसिड का था, ठीक है ना, उसको कंडीशन के साथ मैच कर देते थे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी डिस्क्लोजर्स में हमने देखा था क्या क्या डिस्क्लोज करना है, ठीक है। एक दफ़ा आपने इनको पढ़ लेना, जाहिर सी बात है, तसल्ली से आपको पढ़ाया हुआ ये सारी चीज़ों को। ये कंज्यूमेबल और बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में फ़र्क बताया था। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स होते हैं जो खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनते हैं, जबकि बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स वो होते हैं कि जिन पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लगती है। लेकिन साथ हमने एक बात यहाँ पे ये भी की थी कि एनिमल्स, बियरर एनिमल का कॉन्सेप्ट होता नहीं है। लेकिन बियरर एनिमल मतलब ये क्या है कि गाय को कि ये बियरर एनिमल है, ये तो दूध बियर करता है, हर वक्त करता है, हर साल करता है, तो इसको पीपी बना ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्लांट्स के ऊपर बियरर प्लांट वाला कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन यहाँ पर हमने कैटेगरी क्या बनाई है, बियरर बायोलॉजिकल एसिड का मतलब क्या है, जो खुद नहीं है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इन पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगती है। लेकिन ये देखो ना, ये खुद भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन सकता है अगर जबा कर दें तो, लेकिन ये नहीं बन सकता अगर काट दें तो, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल एसिड जो कंज्यूमेबल्स कहलाते हैं वो कौन से हैं, वो ऐसे हैं जिनको आपने ज़िबा करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, काट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद इसके पास पेपर्स बहुत से ज़्यादा अहम थे, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन तो सारे ही करवा दिए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने कुछ एक सवाल बस आपके रिवीजन प्लान में डाले हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कौन सा ये पेंडिंग वाला करना है, अभी करते हैं, अभी वो देखते हैं। लेकिन मैं आपको जरा इधर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देना चाह रहा हूँ कि ये सवाल सारे ही बड़े अच्छे थे। 1, 2 सादा से थे, 3 और 4 बड़ी तसल्ली से आपको मैंने करवाए हुए हैं सवाल, ठीक है। एक एक एंट्री तसल्ली से की हुई है, सिर्फ इस जरूरत किस चीज़ की है। अब जाहिर है मैं शुरू से फिर तो शुरू कर नहीं सकता कि मैं ये सारे सवाल फिर कराने लग जाऊँ, ठीक है। जनरल सा सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया और कोई सवाल ऐसा ढूंढा जो नहीं हुआ था वो कर लें। जैसे 11th क्वेश्चन करेंगे हम इंशाल्लाह यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन में से, और टर्म टेस्ट के अंदर जो सवाल आए हुए हैं IS-41 के वो हमने नहीं किए हुए तो चलो वो हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, किया हुआ सवाल तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपने करना है अपनी रिवीजन के अंदर, ठीक है। इसके सारे MCQs वगैरह भी हमने कर लिए थे। तो MCQs तो बहरहाल इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सवाल अगर इसमें से अलग से फिर एक दफ़ा नहीं बनाते तो भी MCQs तो अब लाजमी आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि दूसरी अटैम्प्ट है अब इसकी, आ चुका हुआ है, ठीक है। चले आ जाए फिर क्वेश्चन 11 की तरफ, करना जल्दी जल्दी है क्वेश्चन 11। यार स्टेटमेंट इनइक्विटी मैंने वो IS-8 वाला सवाल भी आज करना था, नहीं हुआ, पर कल भी खत्म नहीं होगा, परसों पे जा रही है बात, परसों भी शायद खत्म हो, शायद ना हो। बस चुप करके आते रहे, मसला क्या है। प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। असल में देखो ना, जो अब IS-20 पूरा तैयार था, लेकिन अब देखो आज घंटा डेढ़ ले गया, और थोड़ा फ़ायदा हो जाता है उससे, चीज़ें जो है ज़रा थोड़ी क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। कंप्रीहेंसिव इनकम बनाओ, फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, रेकन्सिलिएशन भी बनाओ, ठीक है जी, बना देते हैं, और जर्नल एंट्रीज भी करो। भाई कुछ छोड़ा आपने जी, पेज नंबर 393 पर, नॉट पेंडिंग। तुम्हारा मसला हल हो गया IS-23 वाला? नहीं जी, कोई सवाल ऐसा तो देखा नहीं था कि ट्रायल बैलेंस गिवन हो, तो मैंने कहा चलो एक सवाल ऐसा भी हो जाए, फाइनल अकाउंट्स में भी इसकी एडजस्टमेंट पड़ सकती है, ठीक है ना, तो इसलिए ज़रा ट्रायल को भी देख लें। खालिस डेयरी लिमिटेड इज ऑपरेटिंग अ डेयरी फार्म, इट ओन्स बायोलॉजिकल एसिड कंसिस्टिंग ऑफ 40 बफलोज विच प्रोड्यूस मिल्क एंड calves बीइंग रेज्ड टू प्रोड्यूस मिल्क इन फ्यूचर। कहता है जी 40 बफलो है इनके पास, बुफेलोज, जो कि दूध के लिए और कटों के लिए रखी हुई इन्होंने, फिर कटे भी ये बड़े करके दे जो है वो, और कटियाँ भी बड़े करते हैं, कटे बेच देते हैं, कटियों से फिर दूध लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इनका यकम जुलाई, ओपनिंग ट्रायल, ट्रायल कौन सा गिवन है जी, ध्यान से देखो, ओपनिंग ट्रायल, यानी सारे के सारे बैलेंसेस कौन से हैं जी, ओपनिंग। यकम जुलाई 16 पर ओपनिंग ट्रायल दे दिया उसने हमें, यानी ओपनिंग बैलेंसेस हैं, और आपने इससे 30 जून 17 पर पहुंचना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालने, ठीक है।
डेयरी लाइव स्टॉक, जो बुफैलोज रखी उन्होंने, मेच्योर भी और इमेच्योर भी इसी में ही है, इकट्ठे पड़े हैं 1149, ठीक है जी। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर कैश एंड बैंक है, शेयर कैपिटल 2.5 लाख शेयर 10 रुपये ईच के, और रिटेन अर्निंग नजर आ रही है। तो ओपनिंग ट्रायल में पीएनएल बैलेंस शीट वाले, पीएनएल वाले इनकम एक्सपेंसेस तो होते नहीं है ना, पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग, सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स ओपनिंग बनते हैं ना, पीएनएल तो इसके अंदर क्लोज हुआ पड़ा होगा, पिछले साल का प्रॉफिट यहाँ पे एडेड होता है, ठीक है ना। अब हमारा साल शुरू हुआ और हमारे साल में इनकम्स और एक्सपेंसेस बुक होंगे, उनको पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, इस साल का प्रॉफिट तब निकल रहा होगा, ठीक है ना जी। ओके, चल ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं जी हमारे साल में। कंपनी प्रोड्यूस 47,450 लीटर ऑफ मिल्क विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 70 पर लीटर। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस की एंट्री डेबिट करोगे ना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, और साथ ही फिर इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट। फिर कॉस्ट टू सेल मिल्क की टोटल उसने बता दी इतनी है, और एज द मिल्क इज प्रोड्यूस उसको बेच भी दिया फौरी तौर पे। तो ये कोई गेन दोबारा बुक नहीं होगा, वो दूध निकलता जा रहा है, बाहर लोग बाल्टियां लेके खड़े हुए हैं, वो बिकता जा रहा है, ठीक है भाई। और हमारे यहाँ दूध पहुंचा नहीं कि आपको चाय पिला सकता हूँ, है भैंस की जाती है ना यार, मेरी क्या जाती है, चीजें का ही नहीं कहता भाई आपकी जाती है। बताओ यार, ये कोई बात है करने वाली है। खड़े हो जाओ, निकल जाओ क्लास से, खड़े हो जाओ, उठो, निकलो, चलो 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 निकलो क्लास से, रास्ता तो हजरत इसको, उठो जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करो, रजिस्टर लेके निकलो, खबरदार दोबारा आने का तुमने सोच, चलो। वो सब चेक किया मैंने। पेन किधर है तुम्हारा, पेन भी लेके जाओ, कैलकुलेटर कहाँ है, लेके जाओ, दोबारा मत आना मेरी क्लास में अगली सीटों पे, इसको अपने साथ बिठाओ वसीम। मैं क्या इंज नहीं जागना है हूं, मैं कितों पे आवा चाह जो दूध कोई नहीं थे। बैठना मत, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा जी भाई, आप क्या कह रहे हैं, आ गई है, सुभान अल्लाह, मंगवाए मंगवाए, ओके ओके, खड़े रहो। अच्छा सुने 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 यार, वो वसीम भाई आए हुए हैं, वो जरा मैं आपको लेक्चर दे दूं, जरा एक मिनट जरा पॉज करें। अच्छा जी, भाई तो दौड़ गए इस बात से, मैंने जैसे ही लेक्चर की बात की, कहते हैं जी पोर्टल पे भी अपलोडेड है। वो बच्चे ये बता रहे हैं कि आपने ना ये 2.5 साल का किया, हालांकि 2.5 साल नहीं था, असल में ये एसेट खरीदा था था हमने यकम जनवरी 15 पे, लेकिन 31 दिसंबर 15 पे पिछली रीवैल्यूएशन को आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसका मतलब फिर 30 जून 31 दिसंबर, बल्कि ये एंड भी 31 दिसंबर है, ओके गुड। तो 31 दिसंबर 15 तक एक साल गुजर गया था और फिर रीवैल्यू हुआ, उसके बाद इसका मतलब आपके पास 16 की और मिड में, तो वही वाला पुराना ही पड़ा हुआ इसका मतलब है। ओके ओके ओके, ये तो भाई अच्छा, इससे पहले ही बेचारा बिक गया था, ठीक है जी। भाई के सवाल का यहीं पे जवाब दे दें। अच्छे भले हम जा रहे थे यार, सवाल पढ़ रहे थे, बीच में बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में ग्लिच आ गया। रिकॉर्डिंग में ग्लिच नहीं आया, बाद में ही करते हैं इसको, रिकॉर्डिंग में ग्लिच ना आए। अच्छा जी, बैठ जाओ। अच्छा जी, ये सवाल पूरा कर लें। लाइव स्टॉक वॉज परचेज फॉर 41,000 इन कैश ऑन 2 जुलाई 16 लाइव स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख इन कैश, गेन ऑन चेंज, वही वाली एडजस्टमेंट्स ही करते हैं मेरे ख्याल से, ऐसे तो हम फिर करते ही चले जाएंगे, ठीक है। ये जो फार्म सप्लाईज वाली एडजस्टमेंट है, चलो ये भी अच्छी एडजस्टमेंट है, कर लेते हैं इसको भी। अब एंट्रीज करते हैं, सब कुछ ही करना है, जबकि एंट्रीज कर लेते हैं। भाई बोर्ड मिटा दो जल्दी से जी, तब तक हम पढ़ लेते हैं। गेन ऑन चेंजेस ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ड्यू टू प्राइस चेंज वाज इतना एंड ड्यू टू फिजिकल चेंज वाज इतना। हमें उसने अलग अलग गेन लॉस दे दिया। हमने ये सीखा था कि एंट्री करते हुए इनको इकट्ठा ही कर देना, याद है ना, ठीक है। हाँ, रेकंसिलेशन बनाते हुए प्राइस और फिजिकल को अलग अलग शो कर देंगे, यही पढ़ा हुआ है ना। ये तो याद ही रहा, प्राइस फिजिकल चेंज भी अलग अलग करते थे, लेकिन सवालों में डाला और रिवीजन प्लान में। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन भी नजर आ रही है हमें प्लांट की। अब पहली एंट्री, अब ऐसा करना है, ये सारा कुछ ना ओपनिंग ले लेना है, बैलेंस शीट का हर आइटम ओपनिंग आ जाएगा। लाइफ स्टॉक यानी बायोलॉजिकल एसेट ओपनिंग आ गया, पीपीई ओपनिंग आ गया, कैश एंड बैंक ओपनिंग आ गया, शेयर कैपिटल ओपनिंग आ गया, रिटेन अर्निंग भी ओपनिंग। इसके अलावा कोई आइटम ओपनिंग नहीं था। फिर पीएनएल भी साथ ओपन कर लेते हैं। पीएनएल के अंदर हम इनकम्स एक्सपेंसेस बुक करते जाएंगे, एंड पे प्रॉफिट निकाल के उसको रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देंगे, ठीक है, सही है। चलो शुरू करते हैं जी अपना काम।
नाम क्या है जी बिजनेस का? खालिस डेयरी लिमिटेड। तो नाम शाम ऊपर लिख लेना। पहली रिक्वायरमेंट है जी पीएनएल बनाना है, दूसरी रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट बनानी है। खालिस डेयरी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 393 भी है। इसको चुप करके बैठे, मेरी तो सुननी नहीं, शायद तुम्हारी सुन ले। अच्छा जी, पीएनएल बनाएंगे और ईयर एंड क्या है? ईयर एंड जल्दी से बताएं। ईयर एंड 30 जून 2017, 16 का ओपनिंग गिवन होगा ना फिर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पीएनएल बना लेते हैं। खालिस डेयरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2017, रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है, रुपीज इन थाउजेंड। अच्छा, अब चूंकि उसने एंट्रीज कह दी हैं तो वो भी कर देंगे, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है तो सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंसेस को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर तरतीब रखी थी? पहले एसेट्स को रखते थे या इक्विटी को? इक्विटी को, तो फिर अभी भी इक्विटी को रख लें। तो इक्विटी के अंदर दो ही आइटम नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर। इक्विटी में शेयर कैपिटल है, ओपनिंग बता दें जी। ओपनिंग शेयर कैपिटल 2500, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स 2539, ठीक है जी। अच्छा, शेयर कैपिटल कोई ना आया, नया इशू नहीं हुआ वैसे तो बाहर भी लिख सकते थे, लेकिन चलो लिखा गया, बाद में काट के बाहर लिख देना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज के लिए कोई जगह छोड़ दो, वैसे बाहर मुझे नजर कहीं नहीं आई लाइबिलिटीज। उसके बाद एसेट साइड शुरू होगी, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपको बायोलॉजिकल एसेट्स नजर आ रहे हैं और पीपीई नजर आ रहा है, ऐसा ही है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स मैं लिख रहा हूँ, नाम आप वही लिख लें जो लिखा हुआ था। बायोलॉजिकल एसेट्स ओपनिंग कितने? 1,149, और पीपीई कितना है जी? 3525। उसके बाद एहतियातन एक आधी लाइन छोड़कर करंट एसेट्स के अंदर कुछ आ रहा है? कैश एंड बैंक आ रहा है, कोई इन्वेंट्री ना आ जाए, तो मैंने कैश ऐड चलो कैश एंड बैंक, तमीज से लिख लें इसको तो फिर बेहतर रहेगा जी। कितना कैश एंड बैंक? 365 ओपनिंग लिखा गया जी, ठीक है। अब फॉर द ईयर ट्रांजैक्शंस हैं। पहली ट्रांजैक्शन है, कंपनी ने प्रोड्यूस किया 47,450 लीटर मिल्क, 70 रुपए इसकी फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल टोटल है। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो जल्दी से, एंट्री बोलो। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आपने क्या डेबिट करना है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। फेयर वैल्यू बताना जरा। थाउजेंड भी लिखना, ऊपर रिक्वायरमेंट है आ रही है, थोड़ा सा अच्छा जरा रिवाइज हो जाएगा। फिर सवाल करते हैं, टर्म टेस्ट के 2 सवाल छोटे छोटे हैं, वो करके फिर छुट्टी करेंगे आज। यानी वॉल्यूम 1 भी पूरा नहीं हुआ है ना। अच्छा, 2 में है ही कुछ नहीं है, मुझे वैसे डरा के हमने, असल में टाइम लगना ही इसी पे ही था। ठीक है जी, कितने लीटर पेट्रोल प्रोड्यूस किया है उन्होंने? मैं कहने लगा था जी 47,450, और फेयर वैल्यू है 70 रुपए, लेकिन टोटल इनकी कितनी? 474,500। ठीक है जी। अब टोटल 1000 में बताना है ना, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट और पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट जी कितना? 28,7 और 28,4,7। ठीक है जी। अब ये पीएनएल के अंदर आपने रिकॉर्ड करना है गेन, तो इसको क्या कहेंगे? मैंने कुछ शायद एक फॉर्मेट कभी बनाया भी हो हल्का फुल्का सा, इसको आप फेयर वैल्यू गेन मिल्क का कह लें। फेयर वैल्यू गेन मिल्क, फेयर वैल्यू गेन ही है ना। तो ये
असल में जब आपकी आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे थे तो आपकी टोटल इनकम के अंदर सेल्स भी आ जाती हैं और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी आती हैं, ठीक है। तो सेल्स में वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ऊपर सेल्स लिखता हूँ और फिर साथ मैंने क्या लिख दिया जी, फेयर वैल्यू गेन। ये फेयर वैल्यू गेन आपका आएगा फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर भी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की भी जब आपकी रिकॉर्डिंग होती है। तो एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं उसने या पूरे पीएनएल लिख दिया, चलो ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू गेन किसका आ गया जी, मिल्क का। ये इकट्ठा भी फेयर वैल्यू गेन एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जितने फेयर वैल्यू गेन्स आए, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिकॉर्ड किया आपने, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी आया, चाहे ये रैंड के ऊपर आपने फेयर वैल्यू मेजरमेंट की, तो फेयर वैल्यू गेन की एक ही हेडिंग के अंदर भी काम चल सकता है, ठीक है। उसकी हेडिंग फिर यूं बन जाती है, बल्कि फिलहाल ऐसे ही लिखें, फेयर वैल्यू चेंज, यूं लिख लेते हैं, फेयर वैल्यू चेंज। अब बताएं जी, फेयर वैल्यू चेंज में सबसे पहले आपको कौन सा फेयर वैल्यू चेंज मिला है, मिल्क का। डबल एंट्री करनी है, डबल एंट्री हमने, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट फेयर वैल्यू चेंज, जरा जगह बना लेते हैं ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट 2847 से पीएनएल क्रेडिट। तो ये पीएनएल क्रेडिट हो गया प्लस के साथ, ठीक है। लेकिन साथ ही आपने अगली एंट्री पास की, तो अगली एंट्री क्या है जी, इन्वेंट्री ऑफ मिल्क डेबिट, इन्वेंट्री ऑफ मिल्क डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट। टू 2847, मुझे लगा शायद एंट्रीज पूरी ना है तो एहतियातन जगह लेके चलें जी, 2847, ठीक है जी। अब ये रुपीज इन थाउजेंड ऊपर लिखा हुआ है हमने, लेकिन साथ ही अच्छा अब ये देखो, इन्वेंट्री डेबिट हुई, मैं आपके लिए लिख रहा हूं इन्वेंट्री, कभी ऐसी भी इन्वेंट्री हो सकती है दूध की ना हो, सारी ना बिके, या ये रेंट पे कुछ ना कुछ इन्वेंट्री पड़ी हो सकती है ना, जो आखिरी दिन में दूध निकाला होगा, सुबह लेके जाना होगा कंपनी वालों ने, मसलन तुम्हारे चिल्लर में पड़ा हो, तो वो तो इन्वेंट्री है ना। इसलिए मैं इन्वेंट्री को बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड कर रहा हूं एक दफा, इन्वेंट्री ऑफ मिल्क जी बेटा 2847, ठीक है जी। तो 2847 देखो, पहली एंट्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट पीएनएल क्रेडिट, दूसरी एंट्री इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट। तो ये आपस में क्या हो गया, फिर कैंसिल हो गया और ये नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन साथ ही वो क्या कह रहा है, एज द मिल्क इज प्रोड्यूस इट वाज सोल्ड फॉर कैश आफ्टर इनकरिंग कॉस्ट टू सेल, मतलब वही जो कैश फेयर वैल्यू थी उसी पे बिक गया। तो अगली एंट्री क्या किया आपने, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 2847 ही है ना जी, बेहतरीन हो गया, एक फिगर से सारी एंट्रीज चल रही हैं। और दूसरी एंट्री साथ ही इसके क्या करनी पड़ेगी आपको, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से जी, इसी 2847। 2847 जान नहीं छड़ रहे, चले जी, तो डायरेक्ट भी हो सकता था बहुत सारा काम जी। 2847 देखो 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 देखो, डबल एंट्री 2847 से कैश डेबिट, 2847 से सेल्स क्रेडिट, फिर 2847 से अच्छा अभी तो देखो फेयर वैल्यू चेंज वगैरह की जगह छोड़ के ना कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे अलग से नजर आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल अभी भी है, अभी भी आती है कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंज ले लेंगे हम, यहाँ पे हमारी आएगी टोटल इनकम, ठीक है जी। उसमें से फिर हम लेस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल, तो 2847 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री। ये मैंने इसलिए करवाया, कई सवाल हमने देखे थे, ऐसा हो सकता है एक्सट्रैक्ट आपसे मांगे और ये एंड पे कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई होती थी अक्सर, जैसे गंदम वगैरह होती थी, हमने कटाई की, सारी नहीं बिकी तो कुछ स्टॉक में पड़ी हुई है, तो इसलिए ये एंट्री इस तरह से प्रेजेंट की आपके सामने। हमने एक्सट्रैक्ट्स वाला कुछ सवाल इस तरह से, पीएनएल बैलेंस शीट वाला सवाल इस तरह से किया नहीं था ना, तो वो भी हो जाए। एंट्रीज तो की हुई, अभी वो मैंने 2 बड़े सवाल आपको करवाए थे पास पेपर के 4 सवाल में, जो तीसरा चौथा था वो बहुत कंप्रीहेंसिव सवाल थे, उनके अंदर ये सारे काम हुए हुए हैं, लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बना था, ठीक है। ये एंट्री हो गई जी, बोलो। उसके बाद जी जरा पॉज करें, अच्छा जी नेक्स्ट जी प्लीज, नेक्स्ट क्या है जी, ट्रांजैक्शन है, सॉरी भाई बीच में ये लोग चाय पीने लग गए थे। सुने जी,
लाइव स्टॉक वॉज परचेज फॉर 41, तो भाई लाइव स्टॉक खरीदा है तो अब 41 ही इसकी फिर कॉस्ट टू सेल अलग से नहीं बताई, तो यही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है बस। तो 41 की एंट्री क्या होगी, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट। ये सिर्फ एंट्री सिखाने के लिए सवाल है, वरना इससे बेहतर सवाल आपने ये कॉस्ट टू सेल अलग से गिवन होना, उसको निकालना, वो सीखा हो, ठीक है ना। तो 41 से बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। समझ आ रही है हजरत? अच्छा जी, उसके बाद खरीद लिया जी हमने, बायोलॉजिकल एसेट खरीदे, कैश पे किया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 2 जुलाई 2016 2 लाख का एक बायोलॉजिकल एसिड बिका है। अब 1 जुलाई 2016 पर लाइव स्टॉक 1149 के पड़े हैं, ये भी इन्हीं में पड़ा होगा, ये भी इन्हीं में पड़ा होगा ना। ये जो 2 लाख रुपए का लाइव स्टॉक हमने 2 जुलाई को बेचा है, 1 जुलाई को ये जो 1149 के लाइव स्टॉक पड़े हैं, इन्हीं में से ही बिका होगा ना, क्या ख्याल है? अच्छा, अब ये 2 जुलाई को बेचा है आपने, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, सवाल में वो गिवन नहीं। ये 2 लाख रुपए का जो बेचा है, इसकी एंट्री करते हैं ना हम। बायोलॉजिकल एसिड बिक गया, क्या ख्याल है जी? बायोलॉजिकल एसिड बिक गया, कितने का? ये तो आपने कैश डेबिट बताया मुझे, 200। कितने का बिका वो तो बता दिया आपने, इसकी फेयर वैल्यू क्या थी इस दिन? अच्छा, आप समझ आई बात आपको? ये अपनी फेयर वैल्यू पर ही बिका है। ये किस पे बिका है जी? अपनी फेयर वैल्यू पे ही बिका है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि इसकी फेयर वैल्यू किताबों में कितनी थी वो पता लगे। तो भाई अगर 30 ये बायोलॉजिकल एसिड है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे मैयर होता है ना, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे पिछले साल मैयर हुआ होगा। तो इसका मतलब ये 30 जून 16 पर या 1 जुलाई 16 पर 1149 पड़ा है, इसी में ये 200 है और ये इस दिन इसकी फेयर वैल्यू थी। अब एक दिन बाद कितनी को फेयर वैल्यू बदल गई होनी है, तो इसका मतलब 200 का ही था, 200 का ही बिक गया। ज़बरदस्ती करके मैंने ये गेन लॉस जीरो निकाला है, किसी तरफ भी लिख लें। पीएनएल में बैलेंसिंग क्या आ गया जी? क्योंकि इसका जितना गेन होगा वो पिछले साल के एंड पे सारा बुक हो गया होगा पीएनएल के अंदर ना, फेयर वैल्यू मेजरमेंट करते हुए। तो अब इस साल मजीद, हाँ, अगर मिसाल के तौर पे ये एसेट बिका होता मसलन कोई नवंबर दिसंबर में जाके 5-6 महीने बाद, तो फिर वो सवाल में हमें बताता इसकी फेयर वैल्यू अलग से। वो कहता कि जी इस दिन, मतलब वो फेयर वैल्यू बताता कि पिछले साल कितनी थी। मसलन वो कहता जी 200 पिछले साल के अंदर ये ईयर एंड पर 200 पर ये पड़ा हुआ था फेयर वैल्यू पे, अभी ये 220 या 230 का बिका। तो हम बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट करते 200 से, कैश आता 220 या 30 और गेन मजीद रिकॉर्ड हो जाता। लॉस भी आ सकता था, गेन भी आ सकता था, ठीक है। ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई सबको? ये कैश क्यों मैंने 200 और एसेट 200 ले लिया, क्योंकि अभी 30 जून गुजरा है, तो एक दिन में वो फेयर वैल्यू पर ही पड़ा होगा, फेयर वैल्यू से कितना ऊपर चला गया होगा, तो इसलिए 200 रुपये आया और यही हमारा जो है वो कैश भी क्रेडिट, कैश डेबिट हो गया और एसेट क्रेडिट हो गया। इसमें हमारा कोई गेन लॉस मजीद आया नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट, गेन ऑन चेंजेस इन फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल ड्यू टू फिजिकल चेंज 27 है और ड्यू टू प्राइस चेंज कैश। हाँ, फेयर वैल्यू गेन में कैश डेबिट, खुदा का खौफ करो। गेन है गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू, गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू का चेंज ये तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और, तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट पीएनएल क्रेडिट। लेकिन ये पीएनएल को जो क्रेडिट करना है आपने, इसमें अलग अलग 2 एंट्रीज नहीं करनी। हमने रेकंसिलिएशन में तो प्राइस और फिजिकल अलग किया था, लेकिन एंट्री करते मैंने उनको ऐड कराया था, याद है? पता नहीं याद है कि नहीं याद। तो 45 और 27, 27 प्लस 45 जी, हाँ 72। अब बायोलॉजिकल एसिड डेबिट 70, ओहो पिछले वाली एंट्री नहीं की इधर, ये कैश डेबिट 200 से कैश डेबिट और बायोलॉजिकल एसिड 200 से क्रेडिट। और अब ये फेयर वैल्यू की एंट्री 72 से बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, फेयर वैल्यू गेन। अब एक भाई ने सवाल किया है कि जिसका फॉर्मेट बदल गया है। भाई फॉर्मेट कहाँ बदला है? फॉर्मेट तो वही है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, बस बीच में एक चीज ऐड हो गई है हमारी, फेयर वैल्यू चेंज, ये IAS 41 की वजह से आया। तो बस हमने वो टोटल इनकम ऊपर निकाल ली। अब चूंकि वो मेन कोर इनकम है,
काम ही इनका यही है, तो इसलिए सेल्स के साथ ही इसको ऐड करके अलग लाइन आइटम के तौर पे शो किया बस। बाकी आगे सब वैसे ही चलना है, कॉस्ट ऑफ सेल, फिर लेस सेलिंग, लेस एडमिन, लेस फाइनेंस, पीबीटी, पैट, वो सब वैसे ही चलना है। सिर्फ एक लाइन यहाँ पे ऐड हुई है, फेयर वैल्यू चेंजेस वाली, ठीक है, सही है। इसको मैं दिखाता हूं अभी आपको, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, शायद पहले भी कभी दिखाई हो, काकूजी पीएलसी के नाम से। ये इनका पीएनएल है, जिसके अंदर आप देखें तो सेल्स है, गेन राइजिंग फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल है, और ये टोटल इनकम आ गई। फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर जीपी, फिर अदर इनकम, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, इनकम टैक्स, फिर पैट, ओसीआई, फिर सब कुछ वैसे ही चल रहा है, सिर्फ इतना सा चेंज है। सेल के साथ ही ऐड करके दिखाना है आपने इन फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स को जो IAS 41 की आती हैं। ओके, सही है। बाकी बैलेंस शीट तो आपको पहले ही बताई हुई है। बैलेंस शीट के अंदर क्या नई चीज़ आनी है जी, ये बायोलॉजिकल एसिड। नॉन करंट में भी पड़े होते हैं, करंट में भी पड़े होते हैं। नॉन करंट में क्या पड़ा होगा, बायोलॉजिकल एसिड। मसलन हमारे पास गायें हैं, दूध के लिए रखी हुई हैं, ठीक है। मसलन हमारे पास वॉलनट ट्री है, मसलन हमारे पास ट्री इन प्लांटेशन है, 20 साल बाद हमने उसकी कटाई करनी है, तो ये क्या है, नॉन करंट एसिड्स। और मसलन हमारे पास जो है वो दरख्त पे फल लगा हुआ है, करंट बायोलॉजिकल एसिड। मसलन हमारे पास जो है वो चावल का या ये मकई का या ये गंदम का फसल लगा हुआ है, ये लैंड पे मौजूद है, तो बायोलॉजिकल एसिड है ना, जिंदा है, तो वो सब कहाँ पे नजर आ रहे होंगे, करंट। मसलन हमने बकरे खरीदे हैं कुर्बानी के लिए, अगली कुर्बानी के लिए, अब वो साल से पहले आ रही है, तो कहाँ पे नजर आएंगे, करंट एसिड्स में। अगर हमारा साल ईयर एंड बाद में होना है ना, तो ये अगले साल के अंदर अंदर क्या हो जाने, यूज हो जाने। बात समझ आ रही है। तो नॉन करंट में भी आ सकते हैं और करंट में भी आ सकते हैं। ओके, बेटा वो कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। वैसे कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रोपोज डिविडेंड, मतलब वो डिविडेंड पेएबल है, उन्होंने प्रोपोज नाम लिख दिया होगा, डिविडेंड पेएबल की एंट्री की उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। ये उनके मुल्क में अलग लिखवाते होंगे, अपने मुल्क का कंपनीज एक्ट अगले आगे जाके पढ़ोगे ना आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, तो उसके अंदर कंपनी एक्ट में सबसे पहली बात ये लिखी हुई है, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड फेस पे शो करो। तो वो आप भी शो करते हैं, पर करते करंट लायबिलिटीज में। तो इनके लॉ ने इधर करवाया हुआ होगा, कोई मसला नहीं है, छोड़ो उस बात को, जो चीज दिखानी थी वो देखो, ठीक है ना, वहां अपने मुल्क के लॉ पे रहो। IAS 1 ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अनक्लेम्ड अनपेड का, ये इस तरह की बात। उनके मुल्क का कीनिया का लॉ कहता होगा, उधर दिखा दिया उन्होंने। हमारे मुल्क का लॉ कहता है अनक्लेम्ड अनपेड को लायबिलिटीज में शो करो, तो लायबिलिटीज में हम शो कर देते होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे, इधर देखो, अब आप कहोगे यहीं पर ही काकूजी के साथ ही फिर पैकेजेस की देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको देखें आप। पैकेजेस मॉल, तो उनका एक काम है ना, मॉल पैकेजेस लिमिटेड का ही पैकेजेस मॉल है, ठीक है ना। बैलेंस शीट इनकी देखें, ये है। इस बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में आपको क्या नजर आ रहा है, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब इनके तो इक्विटी में नजर नहीं आ रहा, अब ये भी किसी ने नहीं, IAS 1 ने नहीं कहा हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपके मुल्क का लॉ है, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से ही चलें, बस जो बात दिखाई जाए वो करें। नेक्स्ट है जी 8, डेयरी फार्म सप्लाईज वर परचेज फॉर 295 विच वर फुली कंज्यूम्ड। अच्छा बेटा, अच्छा होता अगर वो यूं करता, जैसे हमने कुछ सवालों में कर भी लिया था, जब खरीदें तो इसकी एंट्री क्या करें, इन्वेंट्री सप्लाईज, इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज है ना, मतलब जो आपके डेयरी फार्म की सप्लाईज है, चारा वगैरह हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गई, ठीक है, लटरम पटरम। तो इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज डेबिट करके आपने कैश क्रेडिट किया 295, ऐसा ही है। उसके बाद ना जी, जितना ईयर एंड पे पड़ा हुआ है वो आपका यूज नहीं हुआ, तो जो यूज हुआ है उसकी एंट्री फिर किया करें। ये तरतीब मुझे अच्छी लगती है, एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब इस दो एंट्रीज का फायदा ये होगा कि आपको जो है ना वो कोई स्टॉक निकालना नहीं पड़ेगा। मसलन ये कहता है यहाँ पर कि डेयरी फार्म सप्लाईज वर परचेज 295, 70% ऑफ दी सप्लाईज वर कंज्यूम्ड। तो हमने करना था जी 295 का 70% कितना, बोलो कितना एक्सपेंस, हाँ बेटा 295 का 70% निकालो, इतने टार्जन नहीं हो ना, 207। अच्छा, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में आप पहले यूं लिखेंगे इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज,
तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे 295 पे डेबिट, और फिर क्रेडिट करेंगे 207 से, तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर कितना स्टॉक पड़ा होगा, बोलो 80। तो ये मुझे इसलिए पसंद है इस तरह से 2 एंट्रीज करना, तो मैं 2 एंट्रीज ही करवाऊंगा आपको। हालांकि इस सवाल के अंदर 1 एंट्री से काम चल जाना था क्योंकि कोई इन्वेंट्री बची नहीं, लेकिन आपके सवाल में ऐसा तो नहीं कि यही हो। तो अगली एंट्री क्या बनी जी, इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 295 से। अब वो अलग बात है कि ये सारी की सारी इन्वेंट्री क्या हो गई, इस्तेमाल, तो हमने इसको किया जी एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज क्रेडिट, और पूरा 295। ठीक है जी। अब इससे फायदा ये होगा, इन्वेंट्री सप्लाईज की डेबिट की 295 से और कैश क्रेडिट किया 295 से। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, अब कॉस्ट ऑफ सेल के बाद, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद आएगा आपका जीपी, उसके बाद लेस करते हैं ना जो आप एक्सपेंसेस, तो वहां पर मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, लेस करेंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया जी फार्म सप्लाईज यूज्ड या एक्सपेंस 295 से ये एक्सपेंस डेबिट हुआ और इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज क्रेडिट हो गया। लेकिन इससे फायदा ये हो गया, अभी तो जीरो हो गया, नो डाउट अभी तो जीरो आ गया, लेकिन फायदा ये हो गया आपको कि अगर कुछ बच जाएगा तो आपको उसकी तरतीब का भी अब पता है। ठीक है। और फिर क्या है जी, हाँ डेप्रीसिएशन ऑफ पीपी कितनी है जी, 84। तो डेप्रीसिएशन 84 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, आपको फाइनल अकाउंट अब करना आता है तो ये किसी एक खर्चे में डाल देंगे ना। ठीक है, कोई एडमिन के खर्चों में डाल दें, या आप जो है वो अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस ऐसे कर सकते हैं ना, कोई छोटा मोटा काम अलग से कर रहे हैं तो ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं इन एक्सपेंसेस को। मेन काम यही है तो इसको भी आपने कॉस्ट ऑफ सेल के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही डालना है। ऑपरेशंस यही है ना, आप फार्म चला रहे हो तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो सही है। तो बताएं जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट, खत्म कहानी। अब बोलो जी फेयर वैल्यू चेंजेस कितना आ गया जी, 2919 जी, 2919 आया है। टोटल इनकम में से ये माइनस करके मुझे एंड वाला आंसर बता दो फटाफट, 2540। ये 2540 रिटेन्ड अर्निंग में जाके ऐड हो जाएगा। ये 2500 तो ऐसे ही आ गया ना जी, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं। इसका आंसर बताओ। हाँ 5079 जी, 7579। बायोलॉजिकल एसिड्स का टोटल बताओ, 1062। पीपी का ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और कैश क्या है जी 229। टोटल गड़बड़ ना कर देना हम कोई तो गड़बड़ है। कौन सा जी, किसका, इसका 3076। हाँ जी, अब जी 7579 ओके हो गया। चल, तो हमने IS41 को थोड़ा सा किया रिवाइज। अब जरा देख लें जी कौन कौन सवाल करने हैं आपने। अभी तो मैं बस कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि अब नए लोग आ चुके हुए हैं और वो फिर नाराज होते हैं। इधर देखें जी, कल आपने ये, इससे पहले ही आपके पास टेस्ट मौजूद हैं। क्वेश्चन 4 टर्म टेस्ट 1 का मैंगो लिमिटेड और क्वेश्चन 5 टर्म टेस्ट 1 का टेड, ये दोनों ही आपके IS41 से रिलेट करते हैं, ये लाजमी करने हैं। कल मैंने इनको क्विकली कराने आते साथ। टर्म टेस्ट जी 4 और 5 खोलेंगे तो नज़र आ जाएगा, 4 और 5 मैंगो और टेड। उसके बाद टर्म टेस्ट 2 के अंदर आज ज़रा देख लें, इसमें कोई सवाल तो नहीं IS41 का।
एक तो कैश फ्लो का है ना, ये जो रहता हमने करना, और खा लिया तो इजी। ये जी गुजर लिमिटेड, गुजर लिमिटेड लें जी। टर्म टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर कौन से बताए हैं जी? 4 मांजो, क्वेश्चन 5 टेड, और टर्म टेस्ट 2 जी क्वेश्चन नंबर 3 गुजर। भाई आपको किसी ने कहा आगे आने का? ये बेटा आपने कर लेने हैं, जल्दी से कर लेने हैं। कल मुझे बताना है इनमें से कोई सबसे अच्छा जो लगेगा, कोई एक मैं कर दूंगा डिस्कस, ठीक है? ओके। और कल फिर सुन लें, कल फिर हमारा चेंज इन इक्विटी और IS8 तक हो जाना है, प्लस हम कैश फ्लो का सवाल करें शायद, या उसकी थ्योरी पढ़े, कोई एक काम कल कर लेंगे। तो परसों जाता हुआ नजर आ रहा है जी आपका एंड। और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाले सोच रहे होंगे जो ਇਹਨਾਂ ਦਾ हफ्ते ਨੂੰ मुकण वाला ਇੱਥੇ तक जा रहा है, साडा की बनेगा? कुछ नहीं जी, आपका भी खैर ही होगी इंशाल्लाह। सही जा रहे हैं, सब सही जा रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।